हाय गाइस, आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द इंडियन पेंट इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जो लास्ट 1 डेकेड से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट रिसेंटली इट हैज़ स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। लेकिन उसके स्ट्रगल करने का रीज़न क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे आज की पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले एक बार हम बात करते हैं अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। देखो अगर मैं लास्ट 10-15 ईयर्स की बात करूं तो कभी भी ना इस पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो करने में कभी प्रॉब्लम आई ही नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर ना इस पेंट इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो कंसिस्टेंटली बढ़ती ही रहती थी। देखो एक बात समझो, ओवर द लास्ट डेकेड और सो ऑन एन एवरेज जो इंडस्ट्री ओवरऑल जो ग्रो कर रही थी ना, वो अराउंड 10 to 12% पर एनम पे ग्रो कर रही थी। और जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक, दे वर ऑल ग्रोइंग रियली वेल। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एशियन पेंट्स की, मतलब ऑन एन एवरेज वो 20-25% प्लस की सेल्स ग्रोथ दिखाती थी ईयर ऑन ईयर, विच वॉज फिनोमिनल, राइट। तो बेसिकली उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या था? देखो होता क्या है ना, पेंट इंडस्ट्री को सबसे पहले समझने के लिए ना हमें इसके सेगमेंट्स को समझना पड़ेगा। देखो इसके ना दो टाइप के मेजर सेगमेंट्स हैं। एक होता है डेकोरेटिव सेगमेंट और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। डेकोरेटिव सेगमेंट मतलब जो हमारे घर में पेंट हो रहा है, चाहे वो इंटीरियर पेंट्स हो या वो एक्सटीरियर वॉल्स पे पेंट हो, तो ये इनको बेसिकली बोलते थे डेकोरेटिव पेंट्स। और दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल पेंट्स। इंडस्ट्रियल पेंट मतलब कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपकी कार का पेंट होना है, या फिर इक्विपमेंट्स का पेंट होना है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का पेंट होना है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को हम ना एक क्लब कर देते हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर। अब होता क्या है ना कि जो हमारी डेकोरेटिव पेंट्स जो है ना, उसकी डिमांड ना मोर और लेस स्टेबल भी रहती है। होता क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर डिमांड बढ़ेगी क्यों डेकोरेटिव की? अगर कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, जितनी नई बिल्डिंग्स बनेंगी, जितने नए मॉल्स बनेंगे, जितने नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, उतना ही पेंट की डिमांड तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो उससे तो ग्रोथ आती ही थी। लेकिन अगर मान लो कभी फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट डूइंग दैट वेल, फिर भी ना एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट डिमांड। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना कि कुछ सालों के बाद दे वांट टू रीपेंट देयर हाउस। या इंडिया के अंदर बहुत सारा हाउसिंग बूम रहा लास्ट 10-15 ईयर्स के अंदर, बहुत सारे लोगों ने नए घर खरीदे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ हायर डिस्पोजेबल इनकम एज वेल, एंड पीपल वर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन। क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था, लोग क्या यूज़ करते थे, पुट्टी यूज़ करते थे, बिल्कुल बेसिक लेवल का जो डिस्टेम्पर होता है ना, उसको यूज़ करते थे। लेकिन एक नया सेट ऑफ ग्रोथ आया था 2010s के बाद, जिसके अंदर क्या हुआ, इन सारे लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, डिस्टेम्पर से उठ के दे वेंट इनटू प्रीमियम सेगमेंट्स और मिड लेवल सेगमेंट्स के अंदर वो जाने लग गए थे। जिसकी वजह से इन कंपनीज की ग्रोथ एक तो बहुत अच्छी हो रही थी और साथ में डिमांड भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो इसकी वजह से ये सेक्टर जो था ना, वो काफ़ी अच्छा ग्रो करता जा रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेगमेंट की, देखो इंडस्ट्री डिपेंड किस चीज़ पे करेगी। अगर ज़्यादा कार बनेंगी, ज़्यादा कार प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शन होगी, तो होगा क्या, डेफिनेटली इनकी पेंट की डिमांड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो है ना, दैट इज सिक्लिकल इन नेचर। वो कभी कभी अगर वो अच्छा परफॉर्म करता था तो उससे इनकी सेल्स ग्रोथ और बेटर हो जाती थी, और अगर वो अच्छा नहीं भी परफॉर्म करता था तो हमारी जो रिप्लेसमेंट डिमांड है ना, वो ही इनकी कंपनीज की स्टेबल ग्रोथ को डिफाइन कर पाती थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आप ये समझ लो, एशियन पेंट्स जैसी कंपनी जो 80+ ईयर्स से कंट्री के अंदर रन कर रही है, वो कंसिस्टेंटली स्टिल 20-25% से ऊपर के सेल्स ग्रोथ पे ग्रो कर पाती थी। एंड दैट वाज अ वेरी प्लेजेंट सिनारियो फॉर कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक एंड एस्को नोबल एंड ऑल दोज काइंड ऑफ कंपनीज। तो काफ़ी अच्छा सिनारियो चलता था। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, सिंस कोविड व्हाट हैज़ रियली हैपेंड इज, स्पेसिफिकली क्या हुआ, कोविड के आते ही धीरे धीरे क्या हुआ, रूरल डिमांड जो थी ना, ये रूरल इनकम जो थी, वो काफ़ी स्ट्रगल करने लग गई थी। क्योंकि आप एक बात समझो ना, जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन जैसे ही हुए, सबसे पहले इम्पैक्ट किस चीज़ पर आया, जो जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम कर रहे थे, उनके पास तो वर्क फ्रॉम होम करने की अपॉर्चुनिटी थी, तो उनकी तो इनकम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम किसको आई, जो लेबर काम कर रही थी अक्रॉस इंडिया। अब जब क्यों कोविड का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे नेसेसिटी गुड्स जो थे वो तो काम कर रहे थे, एसेंशियल्स मतलब काम कर रहे थे, लेकिन बाकी की सारी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया गया था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारे के सारे लोग आ गए थे वापस अपने घर, और अपने गांव के अंदर आ गए थे। दैट मीन्स दे हैड नो अदर एवोकेशन, तो वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे, तो दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू ज्वाइन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हुआ क्या, इनकी इनकम लेवल्स जो थे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रगल करने लग गए थे।
अब सिंपल सी बात समझो, अगर इनकी इनकम लेवल स्ट्रगल करेंगे तो हुआ क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम एक नया फिनोमिनन देखा गया डेकोरेटिव सेगमेंट के अंदर। जो जिस डिमांड को हम बोल रहे थे ना कि ये तो स्टेबल ही रहती है कि लोग पेंट तो अपने घरों को कराते ही रहेंगे चाहे नया कंस्ट्रक्शन ना हो, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, लोगों ने अपनी नेसेसिटीज़ को पहले फोकस किया और डेकोरेशन को बाद में नेक्स्ट प्रायोरिटी दी। तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, एक तो पेंट कराना लोगों ने कम कर दिया। और अगर कम करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने पेंट कराए नहीं, मतलब कहने का मतलब कुछ लोगों ने जो बिल्कुल बेसिक लेवल का पेंट करवाते थे उन्होंने तो नहीं करवाए, और जो लोग थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में खर्चा करते थे बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनकम, क्योंकि रूरल इनकम एक्चुअली वॉज स्ट्रगलिंग, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने क्या किया, मिड प्रीमियम या फिर वो भी लोअर सेगमेंट के अंदर आ गए। अब इससे होगा क्या, एक तो सबसे पहले कंपनी की वॉल्यूम्स जो थी ना वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुई। देखो एक चीज़ समझो, सबसे पहले आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी, सेल्स ग्रोथ होती है ना, जो सेल्स ग्रोथ जो होती है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है वॉल्यूम ग्रोथ और दूसरा होता है प्राइस ग्रोथ। मतलब एक कंपनी जो है ना वो पिछले साल लेट सपोज 100,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बनाती थी और वो उसको सेल करती थी मार्केट के अंदर, लेकिन इस बार अगर उसने 110,000 यूनिट्स को अगर उसने बनाया है, दैट मीन्स उसकी वॉल्यूम ग्रोथ जो है ना वो अराउंड 10% पे हुई है। लेकिन उसके साथ अगर मान लो कंपनी के पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट में उसकी पोजीशन अच्छी है, अगर उसकी ब्रांड पावर बहुत अच्छी है, तो होगा क्या, वो हो सकता है प्राइसिंग को भी बढ़ा पाए। लेट सपोज वो अपने प्राइस को भी 10% से बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है क्योंकि उसका ब्रांड काफ़ी अच्छा है, तो 10% वॉल्यूम से ग्रोथ आई और 10% आई प्राइस से ग्रोथ। इसका मतलब ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ जो है ना वो अराउंड 20% की कंपनी की हो जाती थी। तो बेसिकली ना इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता था। तो कि अगर, और ये स्पेसिफिकली वही कंपनीज कर पाती हैं जिनकी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम है, पीपल वांट देयर प्रोडक्ट्स। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो एशियन पेंट्स वाज वन ऑफ दोज कंपनीज जो लोग बेसिकली उसका ब्रांड पुल करता है बेसिकली, क्योंकि कस्टमर आके खुद बोलते हैं कि मुझे एशियन पेंट का ये वाला पेंट चाहिए एंड नॉट बर्जर पेंट और नॉट एनी अदर, बिकॉज इसने अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा स्पेंड किया था। लेकिन आप एक बात समझो, जैसे ही कोविड के बाद इन लोगों की इनकम्स जो थी ना वो काफ़ी स्ट्रगल करने लग गई, तो होगा क्या, एक तरफ तो हुआ ये कि इनकी वॉल्यूम स्ट्रगल करी। वॉल्यूम्स जो थी ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर लोग कम पेंट करवाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम ग्रोथ कम हो जाएगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और साथ में क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि वॉल्यूम्स कम हो गई और इन्होंने क्या कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंशन कर रखा था, और साथ में एक और चीज़ हो गई उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, व्हेन द डिमांड वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक नया प्लेयर आ जाता है 2024 के अंदर, जो कि बेसिकली उसका नाम था बिरला ओपस। ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो है, आदित्य बिरला की जो कंपनी है, उसने बिरला ओपस पेंट्स लॉन्च कर दिए और बहुत ही मैसिव स्केल पर उन्होंने उस कंपनी को लॉन्च किया। मतलब आप ये समझ लो कि पूरी इंडस्ट्री की जितनी कैपेसिटी है उसकी 20% कैपेसिटी अकेले बिरला ओपस एक साथ मार्केट में लेकर आ गया। मतलब आप ये समझो कि आदित्य बिरला ने 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी इनटू द पेंट सेक्टर। अब इससे होगा क्या, एक तरफ क्या हो रहा था, डिमांड जो थी वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज पीपल वर नॉट बाइंग प्रोडक्ट्स, तो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ वैसे ही नहीं आ रही थी। लेकिन उस टाइम तक ना एक चीज़ रहती थी, क्योंकि कंपटीशन कम था। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री बिरला ओपस, जब बिरला ओपस उससे पहले नहीं आया था, क्योंकि कुछ ही कंपनीज थी, और ये कंपनीज जो थी ना, इनके पास अपॉर्चुनिटी होती थी कि ये अगर मान लो वॉल्यूम नहीं आ रहा तो थोड़ा प्राइस इंक्रीज करके दे यूज टू इंक्रीज देयर सेल्स ग्रोथ और अपनी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को वो इंप्रूव कर लेते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, एकदम से जैसे बिरला ओपस आया और इतना मैसिव अमाउंट ऑफ कैपेसिटी के साथ आ गया, इसने सबसे पहले क्या किया, ये सीधे डेकोरेटिव सेगमेंट के अंदर एंटर किया इसने क्या, जहां पर एशियन पेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। जैसे ही उसके अंदर आया, उसने एशियन पेंट से भी प्राइजेस कम कर दिए और ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ पेंट प्रोवाइड करने लग गया पर यूनिट। अब इससे क्या होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आदित्य बिरला का भी नाम अच्छा है, और साथ में हो क्या रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसने काफ़ी ज़्यादा कमीशंस देनी स्टार्ट कर दी। आप एक चीज़ समझो, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो ऑलरेडी कोविड के बाद से 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं आ रही थी और इसकी वजह से उनके कमीशंस जो थी वो काफ़ी कम हो रही थी। लेकिन बिरला ओपस ने क्या किया, इनको कमीशंस बेटर देना स्टार्ट कर दिया। अगर वो बेटर स्टार्ट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, ठीक है, हम आपका प्रोडक्ट पहले सेल करेंगे, और क्योंकि प्राइस भी एशियन पेंट से सस्ता था तो मार्केट के अंदर डिमांड भी काफ़ी अच्छी आने लग गई। तो बेसिकली ना इससे क्या हुआ, बिरला ओपस ने क्या किया, मार्केट में एक डिसरप्शन क्रिएट कर दिया। आप ये समझो 1.5 ईयर्स के अंदर, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स चलो पकड़ लो, 2 ईयर्स के अंदर इन्होंने अराउंड 10-12% मार्केट शेयर गेन कर लिया है इस इंडस्ट्री के अंदर, विच इज़ फिनोमिनल।
और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, देखो सिंपल सी बात समझो, अगर अगर ये देखो ये अंडर कटिंग कर रहे थे, ये प्राइजेस को कम कर रहे थे, प्राइस कम करेंगे तो होगा क्या, मार्जिन जो है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि कंपनी जो थी डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की, तो एक लिमिट से ऊपर प्राइस हाइक वैसे नहीं कर पा रहे थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ, एक नया प्लेयर और मार्केट में आ गया जिसने इन करंट कंपनीज को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, उनकी वॉल्यूम को ऑलरेडी कम कर दिया। ठीक है, एक तो वॉल्यूम और कम हो गई और प्राइसिंग पावर भी चली गई, मतलब इम्पैक्ट इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट था कि आप समझो कि एशियन पेंट जो है ना, उसने अपनी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में दिखाई, 4-5% डाउन चली गई उनकी 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 सेल्स ग्रोथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना प्राइस बढ़ा पा रहे थे ना वॉल्यूम इंक्रीज कर पा रही थी, विच वॉज अ डबल वैमी फॉर ऑल दीज कंपनीज। और इन सारी कंपनीज ने ना काफ़ी हद तक अपनी मार्केट शेयर को लूज करना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली समझो ना, अगर इसने 1-1.5 साल के अंदर अगर 10% प्लस का मार्केट शेयर गेन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं बाकी कंपनीज ने लूज किया होगा। एशियन पेंट जो था उसका प्री बिरला ओपस के आने से पहले बेसिकली इसका जो मार्केट शेयर था वो 58-59% था, वो आज की डेट में 52-53% पे आ चुका है। अगर मैं बर्जर पेंट्स की बात करूँ तो 16-17% रह गया है। अगर मैं नेरोलैक की बात करूँ, कैंसाई नेरोलैक की, तो अराउंड 15% है। और कहने का मतलब बाकी प्लेयर्स का और भी कम हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि, और बिरला ओपस जो है इसने सबसे पहले मार्केट जो है वो डेकोरेटिव के अंदर करी है, तो जो कंपनी जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल पे ज़्यादा फोकस कर रही है उसको थोड़ा कम इम्पैक्ट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसको किसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, एशियन पेंट्स के ऊपर। बट डिस्पाइट दैट एशियन पेंट्स आज भी नंबर 1 प्लेयर ही है, क्योंकि 8-9 डेकेड्स आप समझो, 8-9 डेकेड से दिस कंपनी हैज़ कंसिस्टेंटली री इन्वेंटेड इटसेल्फ और अपने आप को काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी हद तक अपने आप को इनोवेट करते रहे, जिससे वो आज तक नंबर 1 पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। इट्स बीन मोर देन 50 ईयर्स कि एशियन पेंट्स जो है ना इंडिया के अंदर पेंट इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है। तो दैट इज समथिंग विच इज़ गुड ऑल्सो। बट अगर मैं इसको देखो लॉजिकली सोचो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से अगर सोचूं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी जो सेल्स ग्रोथ है, मतलब आप समझो जैसे एशियन पेंट्स है, उसने अपनी रीसेंट कॉल के अंदर ये चीज़ बोली कि हम कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी ग्रोथ रेट को सिंगल डिजिट्स के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जबकि अभी बर्जर पेंट्स के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, Q4 FY26 के अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ 11.8% की दिखाई है और प्राइस ग्रोथ भी 6-7% की दिखाई है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रोथ तो आ रहा है, लेकिन ये ग्रोथ जितना भी आ रहा है ना, ये लो बेस पे आ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर FY25 के अंदर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, तो इन्होंने काफ़ी हद तक लॉसेस किए। अब लॉसेस करने के बाद क्या हुआ, लॉसेस तो नहीं किए, बेसिकली इनके जो बेस था वो काफ़ी छोटा हो गया था, और छोटे होने की वजह से व्हाट हैपेंड, अब क्योंकि बेस कम हो चुका है, तो फिर परसेंट अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो परसेंटेज ग्रोथ थोड़ी बेटर दिख रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना, तो इंडस्ट्री अभी भी बहुत सारे हेडविंड्स आ रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली आप समझो कि बिरला ओपस भी अपनी पोजीशन को और ज़्यादा कंसोलिडेट करता जा रहा है और ज़्यादा केपेक्स करता ही जा रहा है। ये वही सिचुएशन है आप समझो जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जियो ने करी थी। जियो आया मार्केट के अंदर, उन्होंने अंडर कटिंग करी प्राइजेस के अंदर, एकदम से काफ़ी हद तक मोबाइल के टैरिफ्स जो थे वो काफ़ी कम हो गए, बहुत सारे प्लेयर्स बाहर हो गए, इन्होंने काफ़ी हद तक मार्केट शेयर गेन कर लिया। जब मार्केट शेयर काफ़ी हद तक गेन करा, उसके बाद जाकर फिर प्राइजेस वापस इंक्रीज कर गए, स्टेबलाइज कर गए। तो दैट इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर एज वेल। लेकिन अब क्या है ना, इसके अंदर हो क्या रहा है, इन कंपनीज के ऊपर काफ़ी हद तक, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, काफ़ी हद तक प्रेशर आ चुका है। तो अब अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोचें तो दिस इज नॉट गोइंग टू मेक अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट येस डेफिनेटली कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री अच्छी या बुरी नहीं है। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमें हर कंपनी को कंसिस्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर एक कंपनी अच्छा या इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो देयर विल कम अ टाइम जब वो वापस अच्छा करना स्टार्ट कर सकती है, और जब वो अच्छा करेगी तो यही कंपनी का जो स्टॉक है ना, इट विल परफॉर्म बेटर देन अदर कंपनीज जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टैग्नेट हो चुकी हैं। तो देखो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर एट एवरी पॉइंट इन टाइम सम कंपनीज विल बी ग्रोइंग रियली फास्ट, सम कंपनीज विल बी स्टैग्नेटिंग, देन द फर्स्ट कंपनीज विल स्टार्ट स्टैग्नेटिंग अगेन, और प्रॉब्ली वो मैच्योर फेज के अंदर एंटर करेंगी। द अदर कंपनीज माइट शो अ टर्न अराउंड। तो एक प्रूडेंट इन्वेस्टर वही है जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज को एक तो अंडरस्टैंड करता है और उनको ट्रैक करना सीख सकता है, एंड अल्टीमेटली इफ यू डू दैट यू कैन एक्चुअली बिकम अ गुड एक्टिव इन्वेस्टर। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
I'll see you in the next video.